कुछ ऑर्गेनेल्स ऐसे होते हैं हमारे सेल में जिनका फंक्शन आपस में कोऑर्डिनेटेड होता है। तो इसलिए हम उनको एक साथ एक ही ग्रुप में पढ़ते हैं जो कि है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो इस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में 4 ऑर्गेनेल्स आते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स, इन चारों का काम आपस में कोऑर्डिनेटेड होता है। अब हम इन चारों को एक एक करके पढ़ेंगे, जिसमें हम डिटेल में इनका एक एक फंक्शन क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, सब कुछ कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक फैक्ट्री है, तो सबसे पहला काम है, इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं एक फैक्ट्री में, जिसमें से एक डिपार्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग का होता है। तो कोई भी रॉ मटेरियल आता है और यहाँ पर आकर क्या होता है, मैन्युफैक्चर। उसके बाद में वो आगे जाता है मॉडिफाई होने, पैकेज होने, फिर डिलीवर होने और लास्ट में। तो ये जो मैन्युफैक्चर करने का काम है, ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है हमारी सेल के अंदर। हमारी सेल के अंदर कंटिन्यूसली प्रोटीन्स और लिपिड्स की ज़रूरत होती है। राइट, हमने पढ़ा था फॉस्फोलिपिड्स की मेम्ब्रेन होती है। उसके अलावा हमने पढ़ा है कि प्रोटीन हमारे बालों के लिए चाहिए, हमारी स्किन के लिए चाहिए, हमारे एंजाइम्स प्रोटीन के बनते हैं। हर चीज़ बॉडी में काफ़ी सारी चीज़ें प्रोटीन की बनती है, बिना प्रोटीन के सेल जिंदा नहीं रह सकता। तो दो काम करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये मैन्युफैक्चर करता है किन दो चीज़ों को, एक तो है प्रोटीन और दूसरा है लिपिड्स। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये काम करता है। उसके पहले समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडो का मतलब होता है इनसाइड, प्लाज्मिक का मतलब होता है साइटोप्लाज्म, और रेटिकुलम का मतलब होता है एक नेटवर्क। तो ये ऐसा नेटवर्क है टाइनी सैक्स का और टिब्यूल्स का, जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। ये साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा था। तो इसका काम क्या है, हमने कहा मैन्युफैक्चर करता है ये प्रोटीन को और लिपिड्स को। कैसे करता है अब हम समझते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप्स होते हैं। ये दो टाइप्स क्या हैं, एक तो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये नाम से समझ में आ रहा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब क्या, थोड़ा रफ सरफेस होगा, और स्मूथ मतलब स्मूथ सरफेस होगा। राइट, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स। इन राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन बनाने का। तो ये राइबोसोम्स की वजह से एक रफ अपीयरेंस दिखता है हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, इसलिए हमने इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम दिया। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कोई राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते, तो इसके अंदर यानी प्रोटीन तो नहीं बने, क्योंकि प्रोटीन तो राइबोसोम बनाता है। तो इसलिए यहाँ पर बनते हैं लिपिड्स। राइट, लिपिड्स, ऑयल्स, फैट्स या एनिमल सेल्स में स्टीरॉयडल हार्मोन्स भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही बनते हैं। तो ये दो चीज़ें हमने पढ़ी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। रफ में राइबोसोम्स होते हैं जो कि उसको एक रफ अपीयरेंस देते हैं और ये प्रोटीन बनाते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कोई राइबोसोम नहीं होता है, वो लिपिड सिंथेसाइज करते हैं और एनिमल सेल्स में स्टीरॉयडल हार्मोन्स भी बनाते हैं। अब आप बताओ कि ये राइबोसोम्स सबसे ज़्यादा कौन सी सेल्स में मिलेंगे। जिनको सबसे ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत है उनके अंदर ज़्यादा राइबोसोम्स मिलेंगे या ज़्यादा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि कुछ मसल सेल्स में या फिर कुछ पैनक्रियाटिक सेल्स में, या फिर प्लाज्मा सेल्स में, जिनके के अंदर क्या है, एंटीबॉडीज़ बन रही हैं इसीलिए। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने कहा कि इसके पास में कोई राइबोसोम नहीं है, तो ये लिपिड्स बनाता है। और एनिमल सेल्स में क्या बनाता है, स्टीरॉयडल हार्मोन्स भी बनाता है, जैसे टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, ये सब भी। और क्योंकि ये सब लिपिड बेस्ड हार्मोन्स है, इसलिए यहाँ पर बनते हैं। अब समझते हैं आखिर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखता कैसा है। तो सबसे पहले इसके पास में होता है एक न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के आसपास प्रेजेंट होंगे छोटे छोटे टाइनी सैक्स, टिब्यूल्स, जो कि इसको कवर करने का काम करेंगे एक तरीके से। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, ये सेल को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है। जैसे एक पानी का पाइप होता है, ये पाइप है, इसके अंदर पानी है। तो एक तो ये एरिया हो गया जिसमें पानी है, और एक इसके आसपास की जगह हो गई जिसमें कि क्या है, एयर। तो इस पाइप ने क्या किया, इन दोनों को सेपरेट कर दिया, पानी को और हवा को। वैसे यहाँ पर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो होता है उसको कहा जाता है क्या, ल्यूमेन। इसको हम ल्यूमेन कह रहे हैं, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रेजेंट है। और इसके बाहर ये जो आपको जगह दिख रही है पूरा क्या है, साइटोप्लाज्म है। अब आपको दिख रहा है कि न्यूक्लियस के पास में प्रेजेंट है। ये न्यूक्लियस के पास में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए होता है क्योंकि न्यूक्लियस से डायरेक्टली इसके डीएनए से इंस्ट्रक्शंस आ जाते हैं कि प्रोटीन्स कैसे सिंथेसाइज करना है, तो इसलिए न्यूक्लियस के पास में प्रेजेंट होता है। अब राइबोसोम्स इसके ऊपर प्रेजेंट है, तो हमने कहा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि यहाँ पे कोई राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो अभी हमने एग्जाम्पल लिया था एक फैक्ट्री का।
इस फैक्ट्री के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। उसमें से एक डिपार्टमेंट था मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। अब कोई भी सब्सटेंस मैन्युफैक्चर तो हो गया, लेकिन उसके बाद में इसको जाना होता है मॉडिफाई होने के लिए, उसके बाद में ये जाता है पैक होने के लिए, इसमें लेबल लगता है, और उसके बाद में फिर ये शिप होता है एक सही एड्रेस के लिए, राइट। तो ये जो प्रोसेस होती है हमारे सेल में, मॉडिफाई करना, पैक करना, लेबल लगाना और शिप करना, ये काम करता है कौन? गोल्जी बॉडीज़। तो गोल्जी बॉडीज़ ये काम कैसे करते हैं ये समझेंगे, पर हम पहले शुरू करते हैं थोड़ी सी हिस्ट्री से। तो 1898 में कैमिलो गोल्जी नाम के एक इटालियन साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने कि एक डार्कली स्टेन्ड स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किया था न्यूक्लियस के पास में। तो पहले तो उन्होंने जब साइंटिस्ट को बताया, दूसरे साइंटिस्ट को, तो उन्होंने उनकी बात नहीं मानी, क्योंकि उस वक्त माइक्रोस्कोप उतने एडवांस नहीं थे, तो इसीलिए इन्होंने स्टेन करके देखा था। तो तब तो मानी नहीं बात। उसके बाद में क्या हुआ, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स आए और उसके थ्रू जब साइंटिस्ट ने देखा, तब उन्हें समझ में आया कि हाँ ऐसा कोई ऑर्गेनेल है। तो उनका उस ऑर्गेनेल का नाम उन्होंने साइंटिस्ट के ही सरनेम पर रख दिया, तो इसलिए इसका नाम हुआ गोल्जी बॉडीज़। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, जैसा आपने बहुत सारी रोटियां एक साथ रखी हुई देखी, 8-10 रोटियां जब एक साथ एक पाइल जैसी बनाती हैं, तो बस कुछ इसी तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है हमारे गोल्जी बॉडीज़ का भी। गोल्जी बॉडीज़ के पास में बहुत सारे डिस्क शेप के फ्लैट स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको कि कहा जाता है सिस्टर्न। ये कैसे दिखते हैं अभी हम डायग्राम से भी समझेंगे, पर इस तरह के कुछ फ्लैट डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसमें दो फेस होते हैं, एक तो होता है इसमें सिस फेस और एक होता है इसमें ट्रांस फेस। नाम से समझते हैं, सिस से ट्रांस की तरफ कोई भी मटेरियल आता है, तो जो साइड, ये दो साइड है बस एक तरीके से गोल्जी बॉडीज़ के, तो जो साइड रिसीव करता है मटेरियल को उसको कहते हैं सिस फेस, और दूसरा जब इसके अंदर मॉडिफाई हुआ हुआ और उसके बाद में ट्रांस फेस से यहाँ पर से बाहर निकल जाएगा, तो कौन से फेस को हम फॉर्मिंग फेस कह सकते हैं? सिस फेस को कह सकते हैं, और ट्रांस फेस को हम मैच्योरिंग फेस कह सकते हैं। तो अभी हमने समझा था कि गोल्जी बॉडीज़ बिल्कुल वैसी दिखती है जैसे कि एक रोटियों का स्टैक्स, तो उसी तरह के यहाँ पे स्ट्रक्चर्स हमें दिख रहे हैं। अब मैंने कहा था कि जो सबसे ऊपर वाला फेस है वो कौन सा होता है? सिस फेस, जिसको कि हम फॉर्मिंग फेस भी कह सकते हैं। तो जो भी प्रोटीन है, जो भी लिपिड्स हैं, वो सबसे पहले सिस फेस के थ्रू ही इसके अंदर जाते हैं, इनको कहा जाता है सिस्टर्न। अब जैसे जैसे एक एक सिस्टर्न के थ्रू क्रॉस होता जाता है प्रोटीन, वैसे वैसे मॉडिफाई होता जाता है, आखिरी तक पहुँचते पहुँचते, यानी कौन सा फेस? ट्रांस फेस तक पहुँचते पहुँचते, जिसको कि हम मैच्योरिंग फेस भी कहते हैं। ये पूरा जो प्रोटीन है मॉडिफाई, पैक, लेबल सब हो चुका होता है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? मैच्योरिंग फेस कहते हैं ट्रांस फेस को, और फिर ये इस फॉर्म में बाहर निकल जाता है। अब दो टर्म समझते हैं, एक है ग्लाइकोप्रोटीन और एक है ग्लाइकोलिपिड्स। तो देखो, ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज, या फिर आप बोल सकते हैं शुगर। तो जब प्रोटीन इसके साथ में अटैच हो गया है तो हमने बोल दिया है ग्लाइकोप्रोटीन। जब लिपिड्स यानी फैट्स अगर ग्लूकोज के साथ में अटैच हो गया तो हमने उसको बोल दिया कि ग्लाइकोलिपिड्स। तो जो गोल्जी बॉडीज़ हैं वो प्रोटीन के ऊपर और लिपिड्स के ऊपर एक इसकी लेयर, एक इसको अरेंज कर देता है, या आप बोल सकते हैं अटैच कर देता है। तो ये करता क्या है ग्लूकोज या शुगर? ये सेल रिकॉग्निशन में, सेल सिग्नलिंग में, मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में, इन सब चीज़ों में हेल्प करता है। किन चीज़ों में हेल्प करता है? सेल रिकॉग्निशन में, सेल सिग्नलिंग में, और मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में। तो ये हमने पढ़ा गोल्जी बॉडीज़ के बारे में। तो मान लो एक ऐसा शहर है जहाँ पर रोज़ लोग एक ही जगह पर अपने अपने घरों का कचरा फेंक कर जाते हैं। तो अब बताओ, अगर कोई भी वहाँ का कचरा साफ नहीं करेगा तो उस शहर का क्या होगा? वो पूरा शहर बहुत गंदा हो जाएगा, बीमारियाँ फैलने लग जाएंगी, राइट। अब सोचो अपने सेल के बारे में। हमारे सेल के अंदर भी रोज़ बहुत सारा वेस्ट प्रोड्यूस होता है, तो इस वेस्ट को क्लीन कौन करता है? क्या ये कभी सोचा है? तो इसका आंसर है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स वो ऑर्गेनेल्स हैं जो कि हमारी सेल को क्लीन करने का, हमारी सेल के वेस्ट को क्लीन करने का काम करते हैं। तो अभी हम समझते हैं इसके बारे में डिटेल में। तो हम बोल सकते हैं कि लाइसोसोम्स हमारी सेल को क्लीन करने का काम करते हैं, ये इसका मेन काम है। अब ये लाइसोसोम्स आखिर बनते कहाँ हैं? तो ये प्रोड्यूस होते हैं गोल्जी अपैरेटस में। गोल्जी अपैरेटस के अंदर ही लाइसोसोम्स प्रोड्यूस होते हैं। तो ये जो गोल्जी अपैरेटस है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स को बहुत छोटे छोटे मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स में पैक कर देते हैं, और इन्हीं मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स को हम कहते हैं लाइसोसोम्स। तो गोल्जी अपैरेटस क्या करते हैं? जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उनको मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स में पैक कर देते हैं। ये मेम्ब्रेन बाउंड, ये मेम्ब्रेन दिख रही है आपको, तो मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स में पैक कर देते हैं, और इन्हीं को हम बोलते हैं क्या? लाइसोसोम्स।
तो हमें समझ में आ गया कि लाइसोसोम्स कौन से ऑर्गेनेल्स हैं जो हमारी सेल के वेस्ट को क्या करेंगे, क्लीन करेंगे। गोल्जी अपैरेटस पे प्रोड्यूस होते हैं, और गोल्जी अपैरेटस क्या करता है, एक मेम्ब्रेन बाउंड सैक में डाइजेस्टिव एंजाइम को पैक कर देता है। तो इसके अंदर क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम। नाम से समझ में आ रहा है ये क्या काम करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम में, यानी डाइजेस्ट करेगा, राइट। ठीक, अब इमेजिन करो एक ऐसी बॉटल जिसके अंदर की एसिड भरा हुआ है। हमें एसिड को रखने के लिए बॉटल की क्यों ज़रूरत है, ताकि वो हर जगह ना फैले, राइट। तो वैसे ही ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। अगर हम इनको सिंपली साइटोप्लाज्म में छोड़ दें, इनके आसपास कोई मेम्ब्रेन ना बनाए जिसको हम लाइसोसोम बोल रहे हैं, कोई मेम्ब्रेन ना हो, ये सिंपली साइटोप्लाज्म में रहे, तो ये पूरा का पूरा सेल ही डाइजेस्ट कर देंगे। तो इसीलिए इनके आसपास एक मेम्ब्रेन होना ज़रूरी है। अब एक टर्म समझते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। तो इस बड़े टर्म का सिंपल सा मीनिंग क्या है, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और लाइटिक का मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स वो एंजाइम्स हैं जो कि किसी भी बड़े मॉलिक्यूल को वाटर की मदद से छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दें। इन्हीं को हम बोलते हैं क्या, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। किस किस तरह के एंजाइम्स होते हैं, तो अब हम टाइप्स पढ़ते हैं एंजाइम्स के। सबसे पहला एंजाइम है लाइपेज। ये लाइपेज किसको डाइजेस्ट करने का काम करता है, फैट्स को, या फिर आप बोल सकते हैं लिपिड्स को। तो लिपिड्स को कौन डाइजेस्ट करता है, लाइपेज। इसी तरह से एक और एंजाइम होता है हमारे पास में, वो है प्रोटीएज। ये प्रोटीएज किसको डाइजेस्ट कर देगा, प्रोटीन को। ऐसे ही एक और एंजाइम है, उसका नाम है कार्बोहाइड्रेस। ये किसको डाइजेस्ट कर देगा, कार्बोहाइड्रेट्स को, राइट। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछती हूँ मैं, अगर कभी डीएनए इस लाइसोसोम में एंटर हो जाते हैं तो उसको कौन सा एंजाइम डाइजेस्ट करेगा, क्या लाइपेज या प्रोटीएज या फिर कार्बोहाइड्रेस। तो इसका आंसर है एक दूसरा बिल्कुल चौथा नया एंजाइम जो कि डीएनए को डाइजेस्ट करने का काम करता है, जिसका कि नाम है न्यूक्लियस। तो हमें ये तो समझ में आ गया कि लाइसोसोम्स में होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो कि अलग अलग तरह के हो सकते हैं और ये सेल में अलग अलग चीज़ों को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। तो अब एक एक क्वेश्चन ये है मेरा कि ये एंजाइम्स सेल को पूरे टाइम क्यों नहीं डाइजेस्ट करते हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ कुछ स्पेसिफिक एसिडिक कंडीशंस में ही काम करते हैं। तो जब एसिडिक इन्वायरमेंट होगा उसी वक्त लाइसोसोम्स काम करते हैं। तो इसीलिए देखो साइटोप्लाज्म में पीएच होता है लगभग 7.2, लेकिन इन लाइसोसोम्स में जो पीएच होता है, इन लाइसोसोम्स को वर्क करने के लिए भी जो पीएच चाहिए वो होता है 4.5 से 5। तो ये सिर्फ एसिडिक इन्वायरमेंट में ही काम करते हैं। तो अब हम लाइसोसोम के फंक्शंस को तो समझ गए। लाइसोसोम का फंक्शन मेन क्या है, इसके अंदर होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो कि अलग अलग चीज़ों को डाइजेस्ट करते हैं। जैसे लाइपेज होता है फैट या लिपिड्स को डाइजेस्ट करने के लिए, प्रोटीज होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स होता है कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने के लिए, और न्यूक्लियस होता है डीएनए को डाइजेस्ट करने के लिए। इन सब के अलावा लाइसोसोम्स का ये भी काम होता है कि वो जो पुराने ऑर्गेनेल्स हैं उनको भी डाइजेस्ट करता है, जो पुराने सेल पार्ट्स हैं जो डैमेज हो चुके हैं उनको भी डाइजेस्ट करता है, और जो डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया है और जो भी सेल्यूलर वेस्ट है उसको भी डाइजेस्ट करता है। अब एक और चीज़ समझते हैं, लाइसोसोम्स को कहा जाता है सुसाइडल बैग्स। तो लाइसोसोम्स को आखिर सुसाइडल बैग्स क्यों कहा जाता है, ये समझते हैं। तो अगर कभी कोई भी सेल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है तो वो अपने आसपास के जो नेबरिंग सेल्स हैं उनको डैमेज ना करते हुए ये अपने आप को ही पूरे तरह से डाइजेस्ट करके ख़त्म कर देता है। इस प्रोसेस को कहते हैं हम ऑटोलाइसिस। ऑटो मतलब होता है सेल्फ और लाइसिस मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो ये खुद को ही लाइसोसोम्स की मदद से ख़त्म कर देता है, जिस वजह से आसपास के जो सेल्स हैं उनको कुछ भी नुकसान ना हो। तो इसीलिए लाइसोसोम्स को हम कहते हैं सुसाइडल बैग्स। इसके बाद में अब हम पढ़ेंगे वैक्यूल्स के बारे में। जैसे हमारे घर में स्टोर रूम होता है जिसमें हम सारी एक्स्ट्रा चीज़ें स्टोर करते हैं, वैसे प्लांट सेल्स में वैक्यूल्स होते हैं जहाँ पर वाटर, फूड, सॉल्ट्स या वेस्ट मिनरल्स, सेल सैप, ये सब कुछ स्टोर होता है। तो वैक्यूल एक मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस होती है साइटोप्लाज्म में। तो देखो मैंने ऑर्गेनेल नहीं कहा पहले, ये बस एक बैग या सैक की तरह होता है सेल के अंदर जिसमें अलग अलग सब्सटेंसेस स्टोर्ड होते हैं। ये वैक्यूल लगभग 90% स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है एक प्लांट सेल में। इस वैक्यूल के अंदर क्या क्या होता है चलो अब समझते हैं। सबसे पहले इसके अंदर होता है वाटर, इसके अंदर होता है फूड, कुछ सॉल्ट्स, शुगर, मिनरल्स, कुछ पिगमेंट्स, सेल सैप
और भी मटेरियल्स जो कि प्लांट को टेम्पररी स्टोर करना है, वो सब कुछ वैक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये सेल सैप क्या होता है? सेल सैप कुछ नहीं, बस एक फ्लूइड है जो कि इस वैक्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि सेल सैप फ्लूइड है और वैक्यूल कंटेनर है। अब इसमें एक मेम्ब्रेन दिख रही है आपको, इस मेम्ब्रेन को कहा जाता है टोनोप्लास्ट। तो टोनोप्लास्ट और कुछ भी नहीं है, बस वैक्यूल के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है उसी को टोनोप्लास्ट कहा जाता है। इस टोनोप्लास्ट का काम है जो भी आयंस या मिनरल्स या जो भी शुगर, जो भी दूसरे मॉलिक्यूल्स इस साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, ये साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म में जो भी आयंस प्रेजेंट है उसको इधर अंदर वैक्यूल में पुश करना, ये इस टोनोप्लास्ट का काम है। तो ये काम एटीपी की मदद से होता है। और ये जो आयंस या दूसरे मॉलिक्यूल्स इसके अंदर टोनोप्लास्ट पुश करता है, यानी ये जो मेम्ब्रेन है ये पुश करता है, ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का क्या मतलब है? इसका मतलब है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब होता है हाई से लो की तरफ जाना, लेकिन यहाँ पर उल्टा होता है, यहाँ पर लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ आयंस मूव करते हैं। यानी साइटोप्लाज्म में कम कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है, फिर भी आयंस अंदर की तरफ जहाँ पर ऑलरेडी ज़्यादा कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है वहाँ पर ये टोनोप्लास्ट इसको पुश करता है। तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वर्क करता है। तो हम बोल रहे हैं कि जो प्लांट सेल्स हैं इनको तो वाटर स्टोर करने की ज़रूरत है, तो इनको वाटर स्टोर करने की ज़रूरत है। ये वाटर कहाँ पे स्टोर होता है? इस वैक्यूल में। लेकिन इसके अलावा भी इस वैक्यूल का एक काम है। वो काम क्या है? वो काम है टर्गल प्रेशर बना के रखना। ये टर्गल प्रेशर क्या होता है? तो ये जो वैक्यूल है ये इस सेल वॉल पर, जो बाहर की तरफ सेल वॉल प्रेजेंट है प्लांट सेल में, उसके ऊपर एक कंटिन्यूसली प्रेशर बनाता रहता है, जिस वजह से ये जो सेल है ये अपराइट और इंटैक्ट रह पाता है। अगर ये टर्गल प्रेशर ना हो तो प्लांट्स बिल्कुल, जैसे आपने देखा होगा कुछ प्लांट्स को बिल्कुल मुरझा जाते हैं, जब उन्हें पानी नहीं मिलता पूरा तो वो मुरझा जाते हैं। तो प्लांट्स इसलिए मुरझा जाते हैं क्योंकि वैक्यूल के अंदर जो वाटर है वो पूरा खत्म हो चुका होता है, जिस वजह से ये जो एक प्रेशर, टर्गल प्रेशर लगता है, जिस वजह से प्लांट इंटैक्ट और अपराइट रहता है, वो लग ही नहीं पाता है और इसलिए प्लांट्स मुरझा जाते हैं। अब अगर हम एनिमल सेल्स की बात करें तो एनिमल सेल्स के अंदर वैक्यूल्स या तो होता है, और अगर होता है तो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल वैक्यूल इनके अंदर प्रेजेंट होता है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा पानी स्टोर करके रखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम बात करते हैं अमीबा की। तो जैसे ये एक अमीबा है। अब अमीबा के अंदर कंटिन्यूसली, जैसे ये तो एक्वेटिक इन्वायरमेंट में ही रहता है, तो अमीबा के अंदर कंटिन्यूसली वाटर सप्लाई होता रहता है। कंटिन्यूसली अगर इसके अंदर वाटर आता रहेगा तो क्या होगा? एक पॉइंट के बाद में प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि सेल ही बर्स्ट हो जाएगा, राइट? तो इसको प्रिवेंट करने के लिए अमीबा के अंदर प्रेजेंट होता है एक वैक्यूल। तो ये वैक्यूल यहाँ पे क्या करता है? ये इसको बर्स्ट नहीं होने देता अमीबा की सेल को। तो ये वैक्यूल कॉन्ट्रैक्ट करता है और समय समय पर इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इस पानी को बाहर की तरफ थ्रो करता है। तो इसलिए हम इस वैक्यूल को, जो अमीबा में प्रेजेंट है, इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो इसके दो काम है, ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन, यानी आप बोल सकते हैं वाटर का बैलेंस बना के रखना। एक्सेस वाटर अगर हो जाए, प्रेशर बहुत ज़्यादा अंदर बिल्ड हो जाए तो वाटर को कॉन्ट्रैक्ट करके बाहर थ्रो करना, ये यहाँ पर अमीबा में जो वैक्यूल है उसका काम है। अब एक और चीज़ समझते हैं, ये तो हमने वाटर के बारे में समझा, लेकिन अमीबा अगर अपना फूड भी लेता है, जैसे ये कहते हैं हम कि अमीबा है और ये है फूड, तो अमीबा फूड को एनगल्फ करता है, राइट? तो अमीबा जब फूड को एनगल्फ कर लेता है तो इसके अंदर ये इस तरीके से बन जाता है, जिसको कि कहा जाता है फूड वैक्यूल। तो इसके अंदर फूड भी कहाँ पर स्टोर होता है? फूड वैक्यूल में। और इस फूड वैक्यूल के अंदर होते हैं कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स इस फूड को ब्रेक डाउन करते हैं और एनर्जी बनाते हैं। तो ये हमने पढ़ा वैक्यूल्स के बारे में। वैक्यूल्स एक ऐसा मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है साइटोप्लाज्म में, जिसके कि अंदर कुछ भी आयंस, वाटर, फूड, सॉल्ट, शुगर, मिनरल्स, पिगमेंट, सेल सैप, अदर मटेरियल्स, ये सब कुछ इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये क्या काम करता है? इन सारे मटेरियल्स को स्टोर करने का। प्लांट सेल्स के अंदर 90% स्पेस ले लेता है वैक्यूल्स। एनिमल सेल्स में या तो बहुत छोटे होते हैं या होते भी है बहुत टेम्पररी बेसिस के लिए वैक्यूल्स हमारे अंदर मिलते हैं, क्योंकि हमें कंटिन्यूसली वाटर स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। दो काम होते हैं इसमें वैक्यूल्स के, एक तो ये सारी चीज़ों को स्टोर करता है, उसके अलावा ये टर्गल प्रेशर बना के रखता है सेल वॉल के ऊपर, जिस वजह से प्लांट इंटैक्ट रहता है। अगर ये टर्गल प्रेशर ना हो, अगर वैक्यूल के अंदर पानी ना हो तो प्लांट मुरझा जाते हैं। इसमें जो मेम्ब्रेन होती है उस मेम्ब्रेन को कहा जाता है टोनोप्लास्ट, और इस टोनोप्लास्ट का काम है इन सारे आयंस को अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इस वैक्यूल के अंदर लेकर आना। उसके बाद हमने अमीबा की बात करी थी। अमीबा एक्वेटिक इन्वायरमेंट में होता है। कंटिन्यूसली अगर इसके अंदर पानी आता रहेगा तो ये एक पॉइंट के बाद में प्रेशर इतना बढ़ेगा कि फट जाएगा। तो इसको बर्स्ट होने के लिए अवॉइड
ये बर्स्ट ना हो उसके लिए इसके अंदर होते हैं वैक्यूल्स। ये वैक्यूल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और पानी को बाहर की तरफ फेंकते हैं, इसलिए इसका नाम ही रख दिया गया कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अब इसके अलावा इसके अंदर एक फूड वैक्यूल भी होते हैं। जब अमीबा फूड को एनगल्फ कर लेते हैं तो ये फूड वैक्यूल के अंदर ही कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो कि खाने को पचाने का काम और एनर्जी बनाने का काम करते हैं। तो ये हमने पढ़ा वैक्यूल्स के बारे में। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। क्या हो अगर मैं इस रूम से इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई ही बंद कर दूं? यहाँ के सारे फैंस, लाइट्स, सब कुछ बंद हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर कोई पावर नहीं है। अब सोचो यही चीज़ हमारी बॉडी के अंदर हो तो हार्ट बीट ही ना करे, ब्रेन सोच ही ना पाए और मसल्स मूव ही ना करे। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि सेल इलेक्ट्रिसिटी या फिर पावर आखिर लाता कहाँ से है? क्या हर सेल के पास में एक बैटरी है? एक्चुअली हाँ, हर सेल के पास पावर स्टेशन होता है जिसको कि हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, और इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। अब एक और क्वेश्चन, किस सेल के पास ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे? एक फैट सेल जो कि सिर्फ फैट को स्टोर करता है, या फिर एक हार्ट मसल जो कि दिन भर में 1 लाख बार बीट करता है? ऑब्वियसली हार्ट मसल सेल को ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ज़्यादा काम करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और ज़्यादा एनर्जी कहाँ से आएगी? माइटोकॉन्ड्रिया से। तो इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि हायर एनर्जी रिक्वायरमेंट मतलब ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसीलिए मसल सेल्स और लिवर सेल्स के पास में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं हम विजिबिलिटी की। तो क्या हम माइटोकॉन्ड्रिया को अपनी नेकेड आइज से देख सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं देख सकते। तो क्या हम माइटोकॉन्ड्रिया को सिंपल माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं? नहीं, सिंपल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। तो हमें इसको देखने के लिए स्टेन करना पड़ता है। स्टेन क्यों करना है? क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ये बहुत ट्रांसपेरेंट होते हैं। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ट्रांसपेरेंट है और कलरलेस है, तो ये नॉर्मली हमें नेकेड आई से या नॉर्मल माइक्रोस्कोप में दिखेगा ही नहीं। तो इसलिए साइंटिस्ट इसको स्टेन करते हैं ताकि ये अपने बैकग्राउंड से अलग कलर का दिखे। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के शेप की। तो आपको क्या लगता है, क्या सारे माइटोकॉन्ड्रिया एक ही जैसे शेप के होते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया अलग अलग शेप के हो सकते हैं, जैसे कि रॉड शेप्ड या फिर थ्रेड लाइक या फिर ओवल, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कॉमन शेप है वो है सॉसेज शेप या फिर सिलेंड्रिकल। चलो देखते हैं कि ये शेप दिखता कैसा है। तो इस तरह का माइटोकॉन्ड्रिया का शेप होता है। अब समझते हैं इसके स्ट्रक्चर को। तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक ये है आउटर मेम्ब्रेन और दूसरी है इनर मेम्ब्रेन। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होती है उसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोला जाता है। ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ये काफ़ी स्मूथ होती है, लेकिन ये इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं कुछ इस तरह के फोल्ड्स। इस तरह के फोल्ड्स जिनको कि क्रिस्टे कहा जाता है, ये इस सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करते हैं। तो जब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो हमने इसमें चार चीज़ें तो समझ ली, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस और क्रिस्टे। लेकिन ये जो बीच में स्पेस है, ये जो बीच में आपको मैट्रिक्स दिख रहा है, फ्लूइड दिख रहा है, ये क्या है? तो ये होता है मैट्रिक्स, जो कि जेली लाइक रीजन है। तो ज़्यादातर ऑर्गेनेल्स डीएनए के ऊपर, न्यूक्लियस के ऊपर आप बोल सकते हैं कि डिपेंडेंट रहते हैं अपनी हर चीज़ के लिए। लेकिन इस मैट्रिक्स में, इस माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर होता है डीएनए, आरएनए और 70S राइबोसोम। इन चीज़ों की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को न्यूक्लियस के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं कि ये सेमी ऑटोनोमस है। सेमी ऑटोनोमस यानी पूरे तरह से डिपेंडेंट नहीं है और ना ही पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है न्यूक्लियस पर। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि आखिर माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया की हमें नीड ही क्यों है, तो क्या आप बता सकते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया ही वो चीज़ है जो कि एनर्जी बनाने का काम करती है। ये एनर्जी एटीपी के फॉर्म में बनती है हमारी बॉडी में। तो जैसे अगर मान लेते हैं आपने कुछ भी खाना खाया, जैसे आपने राइस खाई, तो क्या राइस से सीधे सीधे एनर्जी बन जाती है? नहीं बनती। तो फूड से एनर्जी बनाने तक का ये जो सफ़र है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से ही हो पाता है। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी, या फिर आप बोल सकते हैं एटीपी,
जिसको कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहा जाता है, इस फॉर्म में एनर्जी बनती है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और किस तरह से बनती है? तो जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन होता है तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एनर्जी बनाने का काम करता है, जिसको कि हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एनर्जी बनाना। अब बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया आखिर डिवाइड कैसे होते हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही सिंपल तरीके से बाइनरी फिजन के थ्रू ही डिवाइड हो जाते हैं, दो अलग अलग फॉर्म्स में बन जाते हैं। तो अभी हमने कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स में डीएनए, आरएनए और 70s राइबोसोम्स सब कुछ प्रेजेंट होता है। ये चीज़ आपको याद आ रही होगी, हमने अपने जो सेकंड लेक्चर में पढ़ा था प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी यही सब चीज़ें थी, डीएनए, आरएनए और 70s राइबोसोम्स। तो इसके ऊपर साइंटिस्ट ने एक थ्योरी दी थी जो कि है एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। इसमें साइंटिस्ट ने ऐसा कहा था कि माइटोकॉन्ड्रिया पहले एक अलग ऑर्गेनिज्म होता था जो कि अपना खुद एग्जिस्ट करता था, लेकिन फिर ये किसी और सेल के अंदर आ जाता है और फिर पार्टनरशिप करके अपनी लाइफ चलाता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में और एंडोप्लाज्मिक सिस्टम के बारे में था। अब हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी। While each of the membranous organelles is distinct in terms of its structure and function, many of these are considered together as endomembrane system। तो हालांकि यहाँ पर एनसीईआरटी ऐसा बोल रही है कि हालांकि बहुत सारे ऑर्गेनेल्स का फंक्शन अलग अलग होता है, लेकिन क्योंकि इनका फंक्शन आपस में कोऑर्डिनेटेड है, इसलिए हम इनको एक साथ ग्रुप करते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के नाम पे, because these functions are coordinated। The endomembrane system includes endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosome and vacuoles। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है नीट में। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल्स चारों आते हैं किसमें? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में। Since the function of mitochondria, chloroplast and peroxisomes are not coordinated with the above components, these are not considered as part of the endomembrane system। तो क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम ये सब का फंक्शन इनके साथ कोऑर्डिनेटेड नहीं है, तो इसलिए हम इनको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में ग्रुप नहीं करते हैं। अब एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमने पढ़ा था एंडो का मतलब क्या होता है? एंडो का मतलब होता है इनसाइड, प्लाज्मिक मतलब साइटोप्लाज्म और रेटिकुलम यानी नेटवर्क। Electron microscopic studies of eukaryotic cell reveal the presence of a network or reticulum of tiny scattered in the cytoplasm that is called the endoplasmic reticulum ER। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब आता है तब उसके थ्रू हमने देखा था यूकैरियोटिक सेल्स में कि एक नेटवर्क या रेटिकुलम जैसा हमें टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स यानी छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स जैसे ट्यूब्स जैसे स्ट्रक्चर्स देखने के लिए मिल रहे हैं साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस के पास में, जिसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Hence, ER divides the intracellular space into two distinct compartments, that is luminar inside ER and extraluminal cytoplasm compartments। यानी ये जो जैसे ये आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे, इसके अंदर ये तो न्यूक्लियस है, उसके पास में ये पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो भी फ्लूइड प्रेजेंट होगा उसको ल्यूमेन बोला है, और इसके बाहर जो भी होगा उसको हमने साइटोप्लाज्म बोला है। यही चीज़ यहाँ पर लिखी है। द ER ऑफन शोज राइबोसोम्स अटैच टू देयर आउटर सर्फेस। राइबोसोम क्यों अटैच होते हैं इस पर हमें पता है। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेरिंग राइबोसोम्स ऑन देयर सर्फेस इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिस ER के ऊपर राइबोसोम है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। इन द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स दे अपीयर स्मूथ एंड आर कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर राइबोसोम नहीं है तो वो स्मूथ दिखेंगे, और उनका काम क्या होता है फिर लिपिड्स की सिंथेसिस करना, तो इसलिए हम उनको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। RER इज फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड इन द सेल्स एक्टिवली इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशंस। तो जिन सेल्स को ज़्यादा प्रोटीन चाहिए उनके अंदर ज़्यादा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने के लिए मिलता है। दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। यानी जो मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस की उससे बिल्कुल लगा हुआ हमें क्या दिखता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसा इसलिए क्योंकि वहीं से डायरेक्टली डीएनए से इंस्ट्रक्शंस आ जाते हैं और प्रोटीन सिंथेसाइज हो जाता है। द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेजर साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिपिड एंड एनिमल सेल्स। लिपिड लाइक स्टीरॉयडल हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन द ACR। तो एनिमल सेल्स के अंदर जो स्टीरॉयडल हार्मोन्स होते हैं जैसे टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, कॉर्टिसोल, ये सब कुछ भी कहाँ पे बनता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अब नेक्स्ट आ जाते हैं गोल्जी अपैरेटस पे। कैमिलो गोल्जी 1898 फर्स्ट ऑब्जर्व डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर्स नियर द न्यूक्लियस। तो सबसे पहले कैमिलो गोल्जी नाम के एक साइंटिस्ट आते हैं 1898 में, जिन्होंने कि स्टेन करके बताया था कि न्यूक्लियस के पास में किस तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। लेकिन उस वक्त किसी ने उनकी बात मानी नहीं थी, और जब बाद में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आते हैं तब वो देखते हैं और फिर उस ऑर्गेनेल का नाम कैमिलो गोल्जी के नाम पर रख देते हैं, यानी गोल्जी अपैरेटस। These were later named Golgi bodies after him। They consist of many flat, disc-shaped sacs or cisternae of 0.5 micrometers to 1 micrometer in diameter। तो इसके अंदर क्या है? ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, फ्लैट डिस्क जैसे सैक्स है या फिर सिस्टर्ने है, जैसे हम रोटियों का एक स्टैक बना दें, बस वैसे ही यहाँ पर सिस्टर्ने प्रेजेंट होते हैं, जिनका कि डायमीटर कितना 0.5 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर होता है, और ये एक दूसरे के पास में कैसे पैरेलली स्टैक्ड होते हैं। वेरीड नंबर
of cisternae are concentrically arranged near the nucleus with distinct convex cis or the forming phase and concave trans or the maturing phase. The cis and trans phases of the organelle are entirely different but interconnected. तो यही चीज़ हमने बोली कि इसमें दो फेसेस होते हैं, सिस फेस और ट्रांस फेस. सिस फेस से क्या होता है, कोई भी जो वेसिकल्स हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो सिस फेस में आते हैं, इसको हम फॉर्मिंग फेज भी बोलते हैं इसलिए. और जैसे जैसे सिस्टर्नी से पास होते जाते हैं वो प्रोटीन और मॉडिफाई होते जाते हैं और ज़्यादा पैक होते जाते हैं, लेबल होते जाते हैं, इसलिए फिर वो लास्ट तक आते आते कैसे हो जाते हैं, बिल्कुल मेच्योर हो जाते हैं ट्रांस फेज तक, इसलिए उसको मेच्योरिंग फेज कहते हैं. द गोल्जी अपैरेटस principally performs the function of packaging materials to be delivered either to the intracellular targets or secreted outside the cell. तो गोल्जी अपैरेटस क्या करता है, ये जो पैकेज करने का या डिलीवर करने का काम है वो सेल के अंदर डिलीवर करना है या फिर सेल से बाहर डिलीवर करना है, ये दोनों काम गोल्जी अपैरेटस करता है. मटेरियल्स टू बी पैकेज्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स फ्रॉम द ER फ्यूज विद द सिस फेस ऑफ द गोल्जी अपैरेटस एंड मूव टुवर्ड्स द मेच्योरिंग फेज. तो जिसको भी मटेरियल को जिसको भी पैकेज करना है वेसिकल्स के फॉर्म में, वो क्या करते हैं, ER से कहाँ पर आ गए हैं, गोल्जी अपैरेटस में कौन से फेस पे, सिस फेस पे. जैसे जैसे मूव करते जाते हैं वो मेच्योर होते जाते हैं, यानी ट्रांस फेस तक वो मेच्योर हो जाते हैं. दिस एक्सप्लेन्स वाई द गोल्जी अपैरेटस रिमेन्स इन क्लोज एसोसिएशन विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इसलिए हम बोल रहे हैं कि गोल्जी अपैरेटस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में क्यों प्रेजेंट है. अ नंबर ऑफ प्रोटीन्स synthesized by ribosomes on the endoplasmic reticulum are modified in the cisternae of the Golgi apparatus before they are released from its trans phase. बहुत सारे प्रोटीन्स जो कि राइबोसोम में बनते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, उनको गोल्जी अपैरेटस मॉडिफाई करता है और उसके बाद में रिलीज करता है. गोल्जी अपैरेटस इज द इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स. हमने पढ़ा था ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स के बारे में. यहाँ पे ग्लाइको का मतलब क्या है, ग्लूकोज या फिर शुगर. नेक्स्ट आ जाते हैं लाइसोसोम पे. दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स फाउंड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्जी अपैरेटस. तो ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर हैं जो कि कब बनते हैं, गोल्जी अपैरेटस से बनते हैं पैकेजिंग में. The isolated lysosomal vesicles have been found to be very rich in almost all types of hydrolytic enzyme. हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, लिटिक का मतलब होता है ब्रेक डाउन. तो जो वाटर की मदद से ब्रेक हो जाए उस तरह के जो एंजाइम्स होते हैं वो हमें लाइसोसोम्स में देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट्स. ये एक एसिडिक पीएच पर ही एक्टिव होते हैं और ये एंजाइम केपेबल हैं किसको डाइजेस्ट करने के, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स को. न्यूक्लिक एसिड के लिए जो होता है एंजाइम वो है न्यूक्लियस, तो इन सबको ही डाइजेस्ट करने का काम करता है. Vacuoles are next. The vacuole is the membrane-bound space found in the cytoplasm. It contains water, sap, excretory product and other materials not useful for the cell. तो वैक्यूल के अंदर क्या है, वैक्यूल होता क्या है, एक मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है. ज़्यादातर किस में दिखता है, हमें प्लांट सेल में दिखता है, एनिमल सेल में उतना नहीं दिखता है. इसके अंदर वाटर है, सैप है, कुछ भी एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, दूसरे मटेरियल जो कि अभी यूज़ में नहीं आ रहे सेल को, वो सेल वैक्यूल में रख देता है. द वैक्यूल इज बाउंड बाय सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट. तो वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है उसको टोनोप्लास्ट कहा जाता है. इन प्लांट सेल्स द वैक्यूल्स कैन ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल. तो 90% तक वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर सकता है प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल. In plants, the tonoplast facilitates the transport of a number of ions and other materials against concentration gradients into the vacuole. Hence, their concentration is significantly higher in the vacuole than in the cytoplasm. इसका क्या मतलब है कि भले ही हो सकता है कि सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर कम आयन्स हैं, कम मिनरल्स हैं, कम जो भी ये चीज़ें हैं, लेकिन वैक्यूल के अंदर बहुत ज़्यादा है. तो नॉर्मली क्या होना चाहिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से कि जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ पर से फ्लो हो कम की तरफ, लेकिन वैक्यूल में इसका अपोजिट काम होता है. वैक्यूल और ज़्यादा आयन्स साइटोप्लाज्म में से खींच के और अपने अंदर फिल करता रहता है. इन अमीबा द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन इन मेनी सेल्स एज इन प्रोटिस्ट. फूड वैक्यूल्स आर फाउंड बाय एनगल्फिंग द फूड पार्टिकल्स. तो अमीबा के अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है जो कि इंपॉर्टेंट होता है ऑस्मो रेगुलेशन के लिए और एक्सक्रीशन के लिए. बहुत सारे सेल्स में जैसे प्रोटिस्टा जिसमें अमीबा भी आता है, फूड वैक्यूल बनते हैं कब, जब उन्हें पार्टिकल्स को एनगल्फ करना हो. ये सब चीज़ें हमने अभी लेक्चर में समझी. नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया. बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल. अब उसको हम डिटेल में समझते हैं. तो माइटोकॉन्ड्रिया अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन्ड आर नॉट इजीली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप. तो जब तक हम माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन नहीं करते तब तक माइक्रोस्कोप में वो ठीक से दिखता नहीं है. द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल्स. यानी जिसमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए, जिस मसल को, जिस सेल को, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया हमें ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं. तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर हर सेल में सेम नहीं है. इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज ऑल्सो कंसिडरेबल डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी इज ऑब्जर्व्ड. शेप और साइज में भी डिफरेंस देखने को मिल जाता है. टिपिकली इट इज़ सॉसेज शेप्ड और सिलेंड्रिकल हैविंग अ डायमीटर ऑफ 0.2 to 1 माइक्रोमीटर एंड लेंथ ऑफ 1 to 4.1 माइक्रोमीटर्स. तो ये हमें इसका शेप और साइज बता दिया. ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल
membrane bound structure with the outer membrane and the inner membrane dividing its lumen distinctly into two aqueous compartments. तो दो मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है और एक आउटर मेम्ब्रेन होती है. और इनर मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट है? ल्यूमेन, जो कि दो एक्वस कंपार्टमेंट्स में इसको डिवाइड कर देता है, जैसा हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है. ये एक आउटर मेम्ब्रेन है, उसके बाद में इनर मेम्ब्रेन है, अंदर मैट्रिक्स है. दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में जो स्पेस है उसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोला है और ये जो फोल्डिंग्स है उसको क्रिस्टा बोला है. द इनर compartment is filled with the dense homogeneous substance called the matrix. The outer membrane forms the continuous limiting boundary of the organelle. यानी outer membrane है वो जो कि साइटोप्लाज्म से कनेक्ट करती है. The inner membrane forms a number of enfoldings called the cristae towards the matrix. The cristae increase the surface area. The two membranes have their own specific enzymes associated with the mitochondrial function. दोनों का अपना अपना स्पेसिफिक काम है, स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी ऑक्सीजन को यूज़ करके एनर्जी बनाने का काम माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. दे प्रोड्यूस सेल्युलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, हेंस दे आर कॉल्ड पावर हाउसेज ऑफ द सेल. तो क्योंकि वो एनर्जी बनाते हैं एटीपी के फॉर्म में, इसलिए हम उसको पावर हाउस बोलते हैं सेल का. द मैट्रिक्स ऑल्सो पजेस सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, अ फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल, राइबोसोम, 70S एंड द कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. द माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फ्यूजन. तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये सब चीज़ें प्रेजेंट होती है जो कि एक बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती हैं. और माइटोकॉन्ड्रिया किससे डिवाइड करता है? फिजन के थ्रू डिवाइड करता है. अब हम लोग कुछ प्रीवियस इक्वेशन सॉल्व करते हैं. माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन एनक्लोजेस, इसका आंसर है मैट्रिक्स. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम is a site for the synthesis of lipids. Answer option 3. तो यहाँ पे हमें मैच करना है. सबसे पहले क्रिस्टे. क्रिस्टे क्या होता है? क्रिस्टे होता है इन फोल्डिंग्स इन माइटोकॉन्ड्रिया. सिस्टर्ने क्या है? डिस्क शेप्ड सैक्स इन द गोल्जी अपैरेटस, यानी फोर्थ. फिर थैलेकॉइड्स क्या है? ये हमें अभी पढ़ना है. तो फ्लैट मेम्ब्रेन सैक्स होते हैं स्टोमा में. और फिर है फॉस्फोलिपिड्स, जो कि जिसका आंसर है सेल मेम्ब्रेन. एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड्स endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosome and vacuole. Answer option number 2. The primary function of the Golgi apparatus is to package the materials made by the endoplasmic reticulum and deliver it to the intracellular targets and outside the cell. ये assertion है. Reason क्या है? Vesicles containing material made by the endoplasmic reticulum fuse with the cis phase of the Golgi apparatus and they are modified and released from the trans phase of the Golgi apparatus. तो इसका आंसर क्या है? बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. Concentrically arranged cisternae or Golgi complex are arranged near the nucleus with distinct convex, cis or maturing and concave trans or forming phase. A number of proteins are modified in the cisternae of Golgi complex before they are released from cis phase. तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 में क्या गलत है? सिस को फॉर्मिंग फेज कहा जाता है और ट्रांस को मैच्योरिंग फेज कहा जाता है. तो ये चीज़ यहाँ पे गलत है. उसके बाद अ नंबर ऑफ प्रोटीन्स आर मॉडिफाइड इन द सिस्टर्ने ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स बिफोर दे आर रिलीज फ्रॉम द सिस फेज. तो ये भी गलत है क्योंकि सिस फेज से रिलीज नहीं होते, ट्रांस फेज से रिलीज होते हैं. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर फॉल्स. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू गोल्जी अपैरेटस? कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है? फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, इट इज़ द इंपॉर्टेंट साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स. ये तो सही है. दूसरी चीज़, इट प्रोड्यूसेस सेल्युलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. ये तो गलत है क्योंकि ये काम माइटोकॉन्ड्रिया का है. इट मॉडिफाइज द प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम्स ऑन ईआर. ये भी सही है. इट फैसिलिटेट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस. इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट. तो इसमें ए और सी करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन सेकेंड. विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम? तो हमें पता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में 4 चीज़ आती है: एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज और लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स. तो यानी इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है? क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और पेरोक्सिसोम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इनकरेक्ट? इसमें से ऑप्शन थर्ड करेक्ट है, यानी इनकरेक्ट. इन प्रोकैरियोट्स ओनली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रेजेंट, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही नहीं होता है, सिर्फ रफ या स्मूथ की बात नहीं है.
Which is the important site for the formation of glycoprotein and glycolipids? Golgi bodies. Which of the following statements regarding the mitochondria is incorrect? Outer membrane is permeable to monomers of carbohydrates, fats and proteins. Which of the following statements is not correct? Lysosomes are formed by the process of packaging in the endoplasmic reticulum. Which of the following events does not occur in rough endoplasmic reticulum? Phospholipid synthesis. The Golgi complex participates in formation of secretory vesicles. Which of the following cell organelle is responsible for extracting energy from carbohydrates to form ATP? Mitochondria. Match the columns and identify the correct option. थैलेकॉइड्स क्या होते हैं? ये होते हैं फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक्स इन स्ट्रोमा, ये अभी हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे. क्रिस्टे क्या होता है? इन फोल्डिंग्स इन माइटोकॉन्ड्रिया. सिस्टर्ने क्या होता है? डिस्क शेप्ड सैक्स इन गोल्जी अपैरेटस. और क्रोमैटिन है कंटेन स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. सेल्युलर ऑर्गेनेल्स विथ मेम्ब्रेन्स आर lysosome, Golgi apparatus and mitochondria. Select the correct matching the following pairs. इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि वो सिंथेसिस करता है क्या? लिपिड्स. द गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्लेज अ मेजर रोल on post-translational modification of protein and glycosylation of lipids. Which of the following is not considered as a part of endomembrane system? Peroxisomes. इसमें क्या क्या है ये हमें लेबल करना है. तो सबसे पहले जो ऑप्शन डी है, डी हमें दिख रहा है आउटर मेम्ब्रेन, बी है इनर मेम्ब्रेन, ए है इसमें मैट्रिक्स और सी है इसमें क्रिस्टे. इंपॉर्टेंट साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड्स इज गोल्जी अपैरेटस. इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कंपाउंड्स को, ये कौन सी चीज़ क्या है. सबसे पहले न्यूक्लियस है, एट्थ जो सी है ऑप्शन वो न्यूक्लियस है. इसमें ए है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बी है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और डी है राइबोसोम्स. The main organelle involved in modification and routing of newly synthesized proteins to their destination is endoplasmic reticulum. Which cell organelle is concerned with the glycosylation of protein? Endoplasmic reticulum. Lysosome contains hydrolytic enzymes. A major site for the synthesis of lipids is. तो इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे. एनसीईआरटी से हर एक लाइन से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप पर. टेलीग्राम की लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. डू जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप and answer this question in the comment section. Thank you.